Hello, girls. This is Shanti Serafina Tudu. Today, we'll go through the topic the emergence of the Santhals and the Santhal revolt. The Santhals are a tribal community inhabiting large part of Jharkhand, West Bengal, Bihar, and Odisha. They speak Santhali language and worship their own gods. Till the 18th century, Santhals lived in the thick forest of the region and practiced hunting. However, political events far away would have significant impact on their lives. संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगलों में बसने का निमंत्रण दिया। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे, जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श बाशिंदे प्रतीत हुए क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिने को के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दी गई। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में ये शर्त थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। इसके चारों ओर खंभे गाड़कर इसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई और इसे मैदानी इलाके के स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़िया लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। दामिनी को के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। संथालों के गांवों की संख्या जो 1438 में 40 थी, तेजी से बढ़कर 1851 तक 1473 तक पहुंच गई। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या जो पहले 3000 थी बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि में वृद्धि होती गई। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया है। उनमें कहा गया है कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते थे। अब यहाँ दामिनी को में आकर मानो उनकी इस यात्रा को पुनः विराम लग गया। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, पर अंततः वे इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर जाने से रोक दिया गया और पहाड़ियों के चट्टानी और अधिक बंजर इलाके तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए। झूम खेती नई से नई जमीन खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहती है। अब सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई क्योंकि वे अब दामीन का हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए पहाड़िया लोग खेती के लिए अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके।
जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खानाबदोश जिंदगी को छोड़ दिया था। अब वे एक जगह बस गए थे और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। किंतु संथालों ने भी जल्दी ही यह समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। साहूकार दीकू लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने की सूरत में जमीन पर ही कब्जा कर रहे थे और जमींदार लोग दामीन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। 1850 के दशक तक संथाल लोग ये महसूस करने लगे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विरोध करने का समय अब आ गया है। सरकार की नज़र दामिनी को पर थी और वहाँ भी लगान वसूलने के लिए वे आ टपके। फिर वहाँ ज़मींदारी स्थापित कर दी गई। अब उस इलाके में ज़मींदारों, महाजनों, साहूकारों और सरकारी कर्मचारियों का वर्चस्व बढ़ने लगा। बेचारे संथालों पर लगान की राशि इतनी रखी गई कि लगान के बोझ तले वे बिखर गए। दमन का तांडव ऐसा था कि महाजन द्वारा दिए गए कर्ज पर 50 से 500% तक का सूद वसूल किया जाने लगा। वे लगान चुकाने में असमर्थ हो गए। इन सब कारणों के चलते संथाल किसानों की दरिद्रता बढ़ गई। कर्ज ना चुकाने के चलते उनके खेत मवेशी छीन लिए गए। संथालों को जमींदारों, महाजनों का गुलाम बनना पड़ा। संथालों को कहीं से भी न्याय मिलने वाला नहीं था। सरकारी कर्मचारी, पुलिस, थानेदार आदि महाजनों का ही पक्ष लेते थे। संथालों के हित के विषय में सोचना तो दूर, इनके द्वारा संथालों का धन लूटा गया। आदिवासी स्त्रियों की इज्जत लूट ली गई। संथालों को इन सब से बाहर निकालने वाला कोई नहीं था। अंततः उनके जीवन की ये निराशा एक दिन सरकार पर कहर बनकर टूट पड़ी। As years passed, things got worse. The exploitation at the hands of the local zamindars and the British led to an armed revolt. The Santhal Rebellion of 1855 was called Hul, which in the local language means a movement for liberation. The rebellion was headed by the four brothers Sidhu, Kano, Chand and Bhairav. Born in a clan of Santhali priests, they lived in the village of Bhognadi in Sahibganj district in Jharkhand. One day, in June 1855, Sidhu claimed that he had a divine revelation that oppression can only be overthrown by armed rebellion. The brothers sent emissaries across Santhal lands with sal branches as a secret form of communication. A huge number of Santhals assembled in a field in Bhognadi village. They declared themselves free and took an oath under the leadership of Sidhu and Kanho to fight till their last breath against the British and their agents. This act of the Santhals sent alarm bells ringing, and the British sent a police agent who tried to arrest the brothers. The Santhals reacted violently to this and killed the police agent and his companions. 1855 ईस्वी में संथालों की क्रोध की सीमा पार कर गई। संथालों को न्याय दिलाने के लिए 4 भाई सामने आए। उनके नाम थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इन्होंने संथालों को एकजुट किया। सिद्धू ने खुद को देवदूत बतलाया ताकि संथाल समुदाय उसकी बातों पर विश्वास कर सके।
संथालों के अंदर धर्म भावना पैदा करने के लिए उसने कहा कि भगवान ठाकुर के द्वारा भेजा गया दूत है जिन्हें वे रोज पूजते हैं। 30 जून 1855 ईस्वी को इन भाइयों ने संथालों की एक आम सभा बुलाई जिसमें 10,000 संथालों ने भाग लिया। इस सभा में संथालों को ये विश्वास दिलाया गया कि खुद भगवान ठाकुर की ये इच्छा है कि ज़मींदारी, महाजनी और सरकारी अत्याचारों के खिलाफ संथाल संप्रदाय डट कर विरोध करे, अंग्रेजी शासन को समाप्त कर दिया जाए। जुलाई 1855 ईस्वी में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। शुरुआत में यह आंदोलन सरकार विरोधी आंदोलन नहीं था, पर जब संथालों ने देखा कि सरकार भी ज़मींदारों और महाजनों का पक्ष ले रही है तो उनका क्रोध सरकार पर भी टूट पड़ा। संथालों ने अत्याचारी दरोगा महेश लाल को मार डाला, बाजार, दुकान सब नष्ट कर दिए और थानों में आग लगा दी। कई सरकारी कार्यालयों, कर्मचारियों और महाजनों पर संथालों ने आक्रमण किया। इसके चलते कई बेकसूर भी मारे गए। भागलपुर और राजमहल के बीच रेल, डाक, तार सेवा आदि सेवा भंग कर दी गई। संथालों ने अंग्रेजी शासन को समाप्त करने की शपथ ले ली थी। संथाल विद्रोह के अलावा हजारीबाग, बांकुड़ा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर आदि जगहों में आग की तरह फैल रही थी। ब्रिटिश सरकार संथाल की आक्रामकता देखकर अंदर से हिल चुकी थी। सरकार ने इस हिंसक कार्रवाई को सख्ती से दबाने का ऐलान किया। बिहार के भागलपुर और पूर्णिया से सरकार के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया कि अब संथाल के विद्रोह को जल्द से जल्द कुचल दिया जाए। कलकत्ता के जारबर्रो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई। फिर उसके बाद दमन का नग्न नृत्य शुरू हुआ। संथाल के पास अधिक शक्ति नहीं थी और पर्याप्त शस्त्र अस्त्र भी नहीं थे। मात्र तीर और धनुष से वे कितने दिन टिकते। फिर भी उन्होंने इस दमन का दबाव बहुत बहादुरी से दिया। अंततः कई संथालों को गिरफ्तार कर लिया गया और 15,000 से अधिक संथाल सैनिकों द्वारा मार गिराए गए। संथालों के नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए और मार दिए गए। अपने नेता की गिरफ्तारी से संथालों का मनोबल टूट गया और फरवरी 1856 ईस्वी तक संथाल विद्रोह समाप्त कर दिया गया। The conflicts between the English East India Company's army and the Santhals led to a full-fledged war. The Santhals captured a large tract of land extending from the Rajmahal Hills in Jharkhand to Bhagalpur district in Bihar to Birbhum in West Bengal. The rebels decided to drive out the moneylenders and the zamindars. There were killings on both the sides, and the local British administrators sheltered themselves in the fortification in the Pakur town of Santhal Pargana to save their lives. The Santhals were passionate and fierce warriors, but they didn't stand a fair chance against the sophisticated firearms used by the English East India Company. It is estimated that between 15,000 to 20,000 Santhals were killed by the British. The brothers Sidhu and Kanhu were among the casualties. Even though the rebellion was suppressed within a year in 1856 by the company, few pockets of Santhal resistance continued till 1857. भले ही हजारों संथालों ने अपने हक के लिए कुर्बानी दी थी, पर उन्होंने ये साबित कर दिया कि निरीह जनता भी दमन और अत्याचार एक हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरकार को संथाल की मांगों को बाद में पूरा करने का प्रयास किया जाने लगा। कालांतर में सरकार ने संथाल परगना को जिला बनाया। फिर भी आदिवासियों पर दमन होता ही रहा।
संथाल विद्रोह की प्रेरणा लेकर आदिवासियों ने आगे भी सरकार के खिलाफ कई विद्रोह किए. Finally, we can see that even though thousands of Santhals sacrificed for their rights, they proved that even the innocent people cannot tolerate oppression and atrocities to an extent. The government began to try to meet Santhals' demand later. The government made Santhal Pargana a district. Still, the tribals continued to be oppressed. Taking inspiration from Santhal rebellion, the tribals also carried out several revolts against the government. While the Santhals were defeated, this revolt did propel the British authorities to acknowledge their follies. The Santhal Parganas Tenancy Act came into being, which provided the tribes some protection from colonial exploitation. The regular police force was abolished and the village headman was vested with the duty of keeping peace and order. So, this is the end of the lecture. Thank you.